नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जियोपॉलिटिक्स में एक ऐसा फैसला हुआ है जो पूरे इलाके का नक्शा बदल सकता है। हुआ ये है कि इजराइल ने सोमालीलैंड को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी है और इस एक कदम ने दशकों से चली आ रही डिप्लोमैटिक चुप्पी को तोड़ दिया है। आज हम इसी ऐतिहासिक फैसले के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस पूरी कहानी में घुसने से पहले जरा एक सवाल पर सोचते हैं। ये सवाल ही सोमालीलैंड की कहानी का दिल है। एक ऐसा देश जो पिछले 34 सालों से अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है, पर दुनिया की नज़रों में लगभग है ही नहीं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो इस ऐतिहासिक मान्यता को समझेंगे, फिर सोमालीलैंड के संघर्ष और इजराइल की स्ट्रैटेजी को जानेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इस फैसले का सोमालिया, इस पूरे रीजन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और देखिए, ये कोई मामूली डिप्लोमैटिक मूव नहीं है। ये पहली बार है जब यूएन के किसी मेंबर देश ने सोमालीलैंड को मान्यता दी है, और यही बात इस घटना को इतना जरूरी बना देती है। वो तारीख थी 26 दिसंबर 2025, जब इजराइल ने ऑफिशियली सोमालीलैंड को एक आज़ाद और संप्रभु देश मान लिया। बस इस एक ऐलान ने रेड सी और गल्फ ऑफ एडन की पूरी पॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर खोल दिया है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद इसे ऐतिहासिक दोस्ती का एक नया अध्याय कहा। और ये सिर्फ कोई फॉर्मल बयान नहीं है, समझ रहे हैं? ये एक क्लियर इशारा है कि आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच गहरे स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी संबंध बनने वाले हैं। अब इस मान्यता का असली मतलब समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। ये कहानी है सोमालीलैंड के 34 साल लंबे और सच कहें तो काफी हिंसक संघर्ष की। सोमालीलैंड का इतिहास ना बड़ा ही दिलचस्प है। सोचकर देखिए, 1960 में ये देश आज़ाद हुआ और सिर्फ 5 दिनों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा। उस वक्त इजराइल समेत 35 देशों ने उसे मान्यता भी दी थी। लेकिन फिर इसने इटालियन सोमालीलैंड के साथ जुड़ने का फैसला किया। ये यूनियन कह सकते हैं कि ठीक से चला नहीं, और फिर 1991 में एक भयानक सिविल वॉर के बाद सोमालीलैंड ने फिर से अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। और ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल बंटवारा नहीं था। 1991 का ये ऐलान, ये तानाशाह सियाद बर्रे की सरकार द्वारा इसाक जनजाति पर किए गए एक बहुत बड़े नरसंहार का सीधा नतीजा था। अंदाजा है कि इसमें 50,000 से लेकर 2 लाख लोगों की जान गई थी। ये नंबर हमें याद दिलाता है कि इस आज़ादी के पीछे कितनी बड़ी इंसानी कीमत चुकाई गई है। तो अब सवाल उठता है कि इजराइल के लिए इस कदम का क्या मतलब है। देखिए, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। ये इजराइल की एक बहुत बड़ी रीजनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसे हम अब्राहम अकॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। तो ये अब्राहम अकॉर्ड्स हैं क्या? असल में ये 2020 में अमेरिका की मदद से हुए कुछ समझौते हैं, जिनका सीधा मकसद है इजराइल और अरब मुस्लिम दुनिया के बीच रिश्तों को नॉर्मल करना। ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ था यूएई और बहरीन से, फिर इसमें मोरक्को और सूडान भी शामिल हो गए, और अब सोमालीलैंड को मान्यता देकर इजराइल इस स्ट्रैटेजी को मिडिल ईस्ट से आगे बढ़ाकर अफ्रीका के एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक हिस्से हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक ले जा रहा है। सोचिए, लाल सागर के मुहाने पर एक दोस्त देश का होना, ये इजराइल के लिए ट्रेड और सिक्योरिटी दोनों ही लिहाज से एक बहुत बड़ी जीत है। और हाँ, सोमालीलैंड ने भी इस समझौते में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। अब जाहिर सी बात है, जहां एक देश इससे अपनी जीत देख रहा है, वहीं दूसरा इसे अपने जमीन पर हमला मान रहा है। तो अब बात करते हैं सोमालिया की, जिसका रिएक्शन बहुत तेज और बहुत तीखा था। ये स्लाइड इस पूरे विवाद की जड़ को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ सोमालीलैंड है, जिसके लिए ये 34 साल के संघर्ष की जीत है। दूसरी तरफ सोमालिया है, जिसके लिए ये उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर सीधा हमला है। यही 2 अलग-अलग नजरिए इस पूरे इलाके के तनाव की वजह हैं। और सोमालिया सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रुका, उसने इस मान्यता को शून्य और अवैध मतलब नल एंड वॉइड घोषित कर दिया और इस मामले को सीधा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तक ले जाने की मांग की है। लेकिन इस फैसले का असर सिर्फ इजराइल, सोमालीलैंड और सोमालिया तक ही नहीं है। इसकी लहरें पूरे अफ्रीका और मिडल ईस्ट में महसूस की जा रही हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस रीजन के बड़े प्लेयर्स का इस पर क्या कहना है। यहाँ देखिए, मामला कितना कॉम्प्लेक्स है। इथियोपिया ने इसका थोड़ा संभलकर स्वागत किया है, क्योंकि वो एक लैंडलॉक्ड देश है
और सोमालीलैंड के बेरबेरा पोर्ट तक उसकी पहुंच उसके व्यापार के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। यूएई, जिसने इस पोर्ट में बहुत पैसा लगाया है, वो भी चुपचाप इसका समर्थन कर रहा है ताकि उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेफ रहें। वहीं पड़ोसी जिबूती को डर है कि कहीं इलाके में अस्थिरता ना बढ़ जाए, जबकि अफ्रीकी संघ ने तो इसे पूरे कॉन्टिनेंट की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए एक गंभीर खतरा बताकर इसकी निंदा की। और ये निंदा सिर्फ अफ्रीकी संघ तक ही नहीं रुकी। सऊदी अरब, मिस्र, ईरान और तुर्की जैसी बड़ी रीजनल पावर समेत 21 मुस्लिम बहुल देशों ने एक साथ मिलकर इस मान्यता की कड़ी निंदा की है। इससे पता चलता है कि ये मुद्दा कितना बड़ा और सेंसिटिव हो चुका है। तो इन सभी रिएक्शंस और इस पूरे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? एक बात तो साफ है, इस इलाके में एक नई रियलिटी बन रही है और पुराने समीकरण अब बदल रहे हैं। और आखिर में यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या इजरायल का ये कदम सोमालीलैंड को एक स्थिर देश बनाने में मदद करेगा, या फिर ये इस पहले से नाजुक इलाके में और ज़्यादा अस्थिरता ले आएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात पक्की है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पॉलिटिकल नक्शा अब हमेशा के लिए बदल चुका है।